सरकारी मनोरंजन में सरकारी सामान्य ज्ञान लेकर वापस फिर से हम आ गए हैं। और अब जो है हमारा जो नया टॉपिक हम बताए थे कि रसायन विज्ञान शुरू करेंगे। तो रसायन विज्ञान वो मतलब शास्त्र है जिसमें हम लोग पदार्थ के बनावट, उसके रचना और उसके क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जिसको मटेरियल अंग्रेजी में कहते हैं। तो मटेरियल मतलब पदार्थ जो होता है ना, जो कुछ भी जो स्थान छेकता है, स्थान घेरता है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। ये सब बच्चा वाला डिफिनीशन ही इसका सही है। माने कोई भी चीज अगर स्थान छेकेगा तो वो पदार्थ होगा। तो एगो क्वेश्चन होता है कि हवा एक पदार्थ है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा हाँ, हवा एक पदार्थ है। ठीक, क्योंकि हवा भी जो है ना वो स्थान छेकता है। तो अब हमारा ये जो है कि और पदार्थ को जो बांटा गया है वो देख लेते हैं कि किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को द्रव्य भी बोलते, द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव्य। तो इसका जो वर्गीकरण है, पहले द्रव्य को जो है ना पहले समांगी और विषमांगी दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग जो हो गया वो समांगी, होमोजीनियस इसको अंग्रेजी में कहेंगे, विषमांगी हेट्रोजीनियस कहेंगे। समांगी में होता है कि उसका जो प्रत्येक माने उसके किसी पदार्थ के किसी भी भाग का जो बनावट जो होता है ना वह एक ही तरह का हर जगह रहे तो उसको समांगी कहेंगे। या कंपोजिशन, उसका बनावट जो है पूरे पदार्थ में एक जैसा रहे तो उसको हम लोग समांगी कहते हैं। अब विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस, वो माने पदार्थ में उसके अलग अलग भाग पर अलग अलग टाइप का बनावट हो जाए, उसका रचना में डिफरेंस आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं विषमांगी पदार्थ। अब जो है समांगी पदार्थ को जो है ना बांटा गया है प्योर मैटर में, शुद्ध द्रव्य में या शुद्ध पदार्थ में, और समांगी मिश्रण में, दो पार्ट में, या शुद्ध पदार्थ में या शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर और विलयन या समांगी मिश्रण में बांटा गया है। विलयन या समांगी मिश्रण एक चीज हुआ, इसी में वर्गीकृत किया गया है। और फिर से शुद्ध द्रव्य को जो है प्योर मैटर को, शुद्ध द्रव्य को दो भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। मतलब ये दोनों जो होता है प्योर मैटर कहलाता है। तत्व और यौगिक जो है वह क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव्य कहलाएगा। देखो समांगी द्रव्य जो है कि इसका मतलब इसको अगर हम परिभाषित करें तो समांगी द्रव्य वे द्रव्य हैं जिनके प्रत्येक भाग के संगठन व गुण समान होते, जैसा हम पहले बताए हैं। समांगी द्रव्य को फिर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, शुद्ध द्रव्य या विलयन का समांगी मिश्रण। तो इस पदार्थ से हम जानेंगे। अब शुद्ध पदार्थ क्या है, जिस समांग पदार्थ का संगठन निश्चित एवं स्थिर होता है उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है। मतलब कि शुद्ध पदार्थ में जो है ना उसका कंपोजिशन एक बार जो बन गया, जो उसका रचना हो गया, या उसमें जो पदार्थ का संगठन है एक बार बन गया तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा और निश्चित रहेगा। तो इस तरह का जो पदार्थ होता है उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे तत्व कोई हो गया तो वो तत्व जो है वह हमेशा उसका कंपोजिशन रचना जो है सेम ही रहेगा, उसका संगठन जो है हमेशा एक ही तरह का रहेगा। उसी तरह से यौगिक है, उसका भी संगठन हमेशा एक जैसा रहेगा। जिस अनुपात में यौगिक में जो यौगिक बनता है उसमें जो जिस अनुपात में विभिन्न प्रकार के अणु जुड़ल रहेगा उसी अनुपात में वो पूरे यौगिक में जुड़ा रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग शुद्ध कहते हैं। उसी तरह से तत्व हो गया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लोहा। तो लोहा के किसी भी भाग को तुम उठाकर माने काट कर लो तो पूरे लोहा का जो प्रॉपर्टी है, जो उसका गुण है फिजिकल या केमिकल, वह पूरे लोहा के किसी भी पार्ट में माने किसी भाग को लेंगे तो वहां पर उसका गुण प्राप्त सेम तरह का गुण होगा। उसी तरह से अगर कंपाउंड के रूप में जैसे जल ले ले तो जल का कोई भी शुद्ध जल का कहीं से भी कोई पार्ट निकाल लो तो उसका जो गुण है वो कभी चेंज नहीं करेगा। चाहे मतलब शुद्ध जल यहाँ बिहार में निकालो, चाहे शुद्ध जल को
गुजरात में निकालो, या उसका मतलब 100 ग्राम ले लो, या फिर उसका 1 ग्राम ले लो, उसके माने प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसका मतलब भौतिक गुण है या रासायनिक गुण है, वो बदलता नहीं है। और उसका जो बनावट है संगठन, जैसे जल को क्या लिखते हैं फॉर्मूला में, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। तो कहीं का भी जल लोगे तो उसमें यही इसका बनावट होगा, इसीलिए इसको यह शुद्ध पदार्थ कहा जाता है और जल एक यौगिक है। तो मतलब ये समझिएगा शुद्ध पदार्थ क्या हुआ। जो शुद्ध पदार्थ नहीं होगा वो अशुद्ध पदार्थ होगा। जैसे अब ले लो ये ना, जैसे हो गया कि धुआं ले लो, धुआं, तो धुआं के किसी भाग में होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, और किसी भाग में तुमको हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो, और किसी भाग में धूल कण ज्यादा हो। तो उसके प्रत्येक भाग में अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है। तो इस तरह का जो पदार्थ हो गया, माने मिश्रण एक तरह का हुआ। और मिश्रण में भी, मिश्रण का जो उसका जो माने तत्व शब्द है, जो यौगिक शब्द है, उसका जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है, कहीं पर ज्यादा है कोई पदार्थ तो कहीं पर कम है। तो इस तरह का जो पदार्थ होगा उसको अशुद्ध बोलेंगे, माने कि निश्चित अवयव उसमें नहीं है, तो मतलब निश्चित अनुपात में नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग अशुद्ध बोलेंगे। तो ये हम लोग वर्गीकरण देख लिए पदार्थ का। अब जो है देखते हैं कि इस तरह से जो वर्गीकरण हुआ, इसमें जैसे हम लोग जान गए कि शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होता है, तो हम लोग तत्व और यौगिक का थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है। तो देखो ये अब जो हमारा टॉपिक है कि माने अगला है बात है कि पदार्थ के अवयवी कण, जैसे हो गया अणु, मोलिक्यूल, किस पदार्थ तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है, अणु कहलाता है। तो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है। इसी बल के कारण पदार्थ के अनगिनत अणु ठोस एवं द्रव अवस्था में एक साथ जुड़े रहते हैं। तो उसी तरह से परमाणु को डिफाइन किया गया है। परमाणु माने एटम, अणु माने मोलिक्यूल। तो किसी पदार्थ का वह संभव सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु जो है ना, वो सूक्ष्म कण है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन जब ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो उस समय क्या करेगा कि उसमें भाग लेगा। और जो अणु है वह क्या करता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पहले क्या होगा, उसका पार्ट टूट जाएगा और एटम में बदल जाएगा, तब वो भाग लेगा। कहने का ये अर्थ है, मतलब कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, मतलब अणु का एक कण तुम रख सकते हो, लेकिन जब उसको अभिक्रिया करवाओगे, मतलब दूसरा पदार्थ बनाने के लिए, दूसरा यौगिक बनाने के लिए, तो उस समय है कि उसका जो कंस्टिट्यूएंट मतलब उसका जो एटम सब है वो पहले टूट जाएगा, वो एटम में बदलेगा, उसके बाद अभिक्रिया करेगा। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। अब आगे जो है हमारा जो विषमांगिक पदार्थ है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि हेट्रोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी में। जिस पदार्थों में विभिन्न प्रकार के दो अथवा दो से अधिक भाग होते हैं उन्हें विषमांगी पदार्थ कहते हैं। तो हम बताइए दिए उसका कंपोजिशन मतलब बनावट अलग अलग होना चाहिए, एक से ज्यादा अधिक पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए। तो इस तरह का जो होता है उसको विषमांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे जल और दूध का मिश्रण, दूध, रक्त, धुआं, बारूद, मिट्टी आदि, ये सब विषमांगी पदार्थ है। इसका जो माने पार्ट सब कहीं पर कोई इसका जो संगठन है किसी जगह पर कुछ अलग होगा, किसी जगह पर कुछ अलग होगा, इसलिए इसको विषमांगी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट, तत्व किसको कहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। हम बताए ना कि शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आएगा, तो ये तत्व का माने परिभाषा था
कि एक शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु से मिलकर बना है, तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तो लोहा का कहीं भी कोई पार्ट ले लो तो वो लोहा के परमाणु से ही मिलकर बना होगा। ठीक, उसमें दूसरा मतलब अति का कॉपर का परमाणु नहीं मिलेगा, या फिर तांबा का परमाणु नहीं मिलेगा, निकल का परमाणु उसमें नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग तत्व कहेंगे। उसी तरह निकल हो गया, निकल जब बोलेंगे तत्व के रूप में उसको बोलेंगे, तो इसका मतलब जितना भी निकल है उसमें केवल निकल का ही परमाणु रहेगा, दूसरा कोई परमाणु, दूसरे तत्व का परमाणु उसमें मिक्स नहीं मिलेगा। अब जो है तत्व को दो भाग में बांटल गेल है। पहला भाग है धातु मेटल और दूसरा भाग है अधातु नॉन मेटल। धातु तत्व विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं तथा ये ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय मैलिएबल जिसको कहते हैं और तन्य डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है मतलब आघात वर्धनीय मतलब माने उस पर चोट सह लेता है, और तन्य मतलब उसको लंबा तार पीट पीट के खींच सकते हैं या पतला बना सकते हैं, तो उसको डक्टाइल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, प्लेटिनियम इत्यादि सब जो है ना ये धातु है। उसी तरह से अधातु हो गया, जो अधातु होता है वह अधातु तत्व विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। साथ ही साथ अधातु तत्व भूरे ब्रिटल होते हैं और प्रहार करने पर चूर चूर हो जाते हैं, जैसे गंधक हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन इत्यादि सब जो है ये अधातु है। अभी तक जो है ना 112 गो तत्वों की जानकारी हम लोगों को हो चुकी है, और जो पृथ्वी के पटल पर है 97% भाग केवल 8 तत्वों से निर्मित है, जबकि इसके निर्माण में अन्य तत्वों का सहयोग केवल 2.8 का है। अब देख लेते कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत कितना है। तो जो पृथ्वी के भूपटल जो होता है, भूपटल मतलब हो गया पृथ्वी का धरती से लगभग 60 से 70 किलोमीटर का जो मोटाई हो गया परत मिट्टी का जो हो जाएगा, उसको हम लोग भूपटल करते हैं। तो ये भूपटल वाला भाग में जो है ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है 49.9% होता है। देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भूपटल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि वातावरण में ऑक्सीजन कितना परसेंट है 19 से 20% के आसपास है। तो वातावरण में ऑक्सीजन भी मतलब उसका अमाउंट है ठीक ठाक, और भूपटल पर भी ऑक्सीजन का अमाउंट ठीक ठाक है। उसी तरह से पानी में जो समुद्र वाला पानी है उस में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। लोहा का जो प्रतिशत है 4.1 है, पोटेशियम का प्रतिशत 2.3 है, सिलिकॉन का 26% है, कैल्शियम 3.2% है, मैग्नीशियम 2.1% है, एल्युमिनियम 7.23% है और सोडियम 2.3% है। बाकी जितना तत्व है 2.8% है। उसी तरह से अगर मानव शरीर में देखें कि कितना परसेंट कौन कौन सा तत्व है, तो उस आधार पर हम देख सकते हैं कि मानव में जो है, मानव का शरीर जो है ऑक्सीजन इसमें 65% है, नाइट्रोजन 3% है, पोटेशियम 0.35% है, क्लोरीन 0.15% है, कार्बन 18% है और कैल्शियम 2% है, सल्फर 0.25% है, मैग्नीशियम 0.05% है, हाइड्रोजन 10% है, फास्फोरस 1% है, सोडियम 0.15% है, लोहा 0.004% है। तो मानव में भी देखो भूपटल पर भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, और मानव शरीर के बनावट में भी सबसे ज्यादा मतलब ऑक्सीजन है, 65% ऑक्सीजन पूरा शरीर में पाया जाता है। और ओकरा बाद सबसे ज्यादा उसके बाद सबसे ज्यादा जो है कार्बन है, कार्बन है 18% और ओकरा बाद हाइड्रोजन 10%। तो मानव के शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 गो मेन तत्व सब है जो माने बढ़िया अमाउंट में रहता है। अब अमाउंट मतलब तत्व के रूप में नहीं रहता है मानव शरीर में, यौगिक के रूप में रहता है, कहने का ये अर्थ है। ये कॉम्प्लेक्स यौगिक, सिंपल यौगिक भी नहीं होता है, साधारण यौगिक नहीं, जिसको कॉम्प्लिकेटेड जटिल यौगिक के रूप में रहता है शरीर में। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया इत्यादि, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब क्या है, ये सब मतलब एक कॉम्प्लेक्स यौगिक से बना हुआ चीज सब है।
अब उसी तरह से हम लोग यौगिक को तनका डिफाइन कर लेते हैं। यौगिक है कि जो द्रव्य माने जो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में परस्पर क्रिया के संयोग से बनते हैं, वह जो साधारण विधि से पुनः तत्वों में विभाजित किए जा सकते हैं। जो रासायनिक विधि से, साधारण विधि इसमें दे दिया है, नहीं, ये साधारण विधि मतलब रासायनिक विधि से पुनः तत्वों में विभाजित किए जा सकते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और जो यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव एक समान रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया हो। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है हमेशा 2:1 होता है, उसी तरह अनुपात में, लेकिन भार के विचार से यह अनुपात 1:8 होता है, 1:8 माने 1/8 होता है। तो ये सब यौगिक के बारे में। यौगिक का मतलब है कि दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बनता है, लेकिन इसका जो तत्वों का जो अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित रहता है, एक निश्चित अनुपात में ही रहेगा और यह कभी बदलेगा नहीं। तत्व में जो होता है यौगिक में जो तत्व का अनुपात है वो कभी नहीं बदलेगा। जो तत्व चाहे तुम किसी स्रोत से उस यौगिक को प्राप्त करो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जल ले लो, शुद्ध जल तुम चाहे नदी में से निकाल लो या कल में से निकाल लो या नल में से निकाल लो या फिर वर्षा वाला जो शुद्ध जल है उसमें से अगर शुद्ध जल को निकालो तो जल का जो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन माने एटम के रूप में जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन 2 भाग होगा, 2 एटम होगा, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। उसी तरह भार के रूप में अगर देखे तो हाइड्रोजन 1 भाग होगा और ऑक्सीजन 8 भाग होगा। तो इस तरह से इसका अनुपात हमेशा फिक्स्ड रहता है यौगिक में। अब हम लोग आ जाते हैं मिश्रण में, देख लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों के गुण बदलते नहीं हैं, जैसे दूध, बालू, चीनी का जलीय विलयन, बारूद, मिट्टी आदि विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के उदाहरण हैं। तो यह मिश्रण मतलब समझ में आ गया है कि दो से अधिक पदार्थ को किसी भी रूप में मिला दो बिना अनुपातिक रूप से, जैसे तैसे मिला दो तो मिश्रण बन जाएगा। उसमें जो अवयव होता है, जो घटक तत्व होता है, उसका भी गुण उसमें विद्यमान रहता है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो पानी का भी तुमको स्वाद आएगा और दूध का भी स्वाद आएगा। और दूध में जो अति सब रहता है, पनीर उनीर, दूध का जो अवयव छोटा छोटा, उसका भी स्वाद आ जाएगा। तो इस तरह का मिश्रण जो होता है उसको मिश्रण कहते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को। अब देखो मिश्रण को भी लेकिन 2 भाग में बांट दिया गया है। तो एगो के समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देख लेते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन इत्यादि। मतलब समांग मिश्रण कहने का मतलब उसका प्रत्येक भाग में जो है ना अवयविक पदार्थ का जो संगठन है और ओकर गुण जो है समान रूप से रहे, तब उसको समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में तुम नमक मिला दो बढ़िया से, अब कोई पार्ट उसका जल का निकाल लो, उसमें से किसी भी पार्ट का जो स्वाद होगा एक के जैसा होगा, फिर दूसरे जगह से भी उसको निकालोगे वही जो मिश्रण बनाया है तो उसका भी स्वाद, उसमें नमक और पानी का जो स्वाद जितना अनुपात में रहेगा उतना ही तुमको अनुभव होगा। ठीक, एक बार मिश्रण बना तो उसका जो मिश्रण का जो, इसीलिए इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। हर जगह एक तरह से उसका संगठन रहता है उसमें मिलल। उसी तरह से हो गया विषमांगी मिश्रण कहेंगे, हेट्रोजीनियस जिसको कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक से नहीं होते, असमांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे हो गया लोहा एवं गंधक का मिश्रण, धातु एवं नमक का मिश्रण, खड़िया का जल में मिश्रण, धूल कण का हवा में मिश्रण इत्यादि। धुआं हो गया, यह भी एक प्रकार का मिश्रण है। और हमारा आगे का जो बात है वो है मिश्रणों को अलग करना, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा अलग किए जा सकते हैं। कुछ समान प्रयुक्त विधियां निम्नलिखित प्रकार से, जैसे रवाकरण, जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यह विधि अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण व शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही फनल द्वारा प्राप्त छाना जाता है। छानने के पश्चात विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। अशुद्धियां मातृ द्रव्य में घुली रह जाती, जैसे CaSO4 को उसके घोल से अलग करना। मतलब ये जो होता है क्रिस्टलाइजेशन का प्रक्रिया बताया। और